नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अर्थशास्त्र विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को याद कर लेते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद लेसन नंबर 9 जो हम लोगों का चल रहा है, लेसन का नाम है राष्ट्रीय आय, जिसके संदर्भ में मैंने बहुत सारे मुद्दों को देख लिया था। उन मुद्दों के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की पूरी टिप्पणी हमने देखी थी। राष्ट्रीय आय की अलग अलग पद्धति के अंतर्गत जो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी वगैरह जो मुद्दे आते हैं, उन मुद्दों को भी हमने कहीं ना कहीं देख लिया था। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय का जो एक टॉपिक था उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। उसके बाद अंतिम मुद्दे के अंतर्गत हमने राष्ट्रीय आय की माप की जो 3 पद्धति है, उत्पादन पद्धति, आय पद्धति और खर्च पद्धति, उसके अंतर्गत उत्पादन पद्धति की शुरुआत की थी। और उत्पादन पद्धति के अंतर्गत हमने 12-13 मुद्दे देखे थे, जिसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सी आय की गणना होती है और कौन सी आय की गणना नहीं होती। उसके अंतर्गत अर्थतंत्र के अलग अलग क्षेत्रों में वर्गीकरण, वस्तु या सेवा का चयन, गृहिणी के गृह कार्य की सेवा, स्व उपयोग की वस्तु, संरक्षण, पुलिस, उसके अलावा नीचे जाओ तो परोक्ष कर और पुनः विक्रय जैसे मुद्दों को हमने देखने का प्रयत्न किया था। एक मुद्दा जो आप लोगों का बाकी रह गया था, वो मैंने कहा था कि अगले वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। वो 7वां मुद्दा है, पेज नंबर 99 पर है कि दोहरी गणना का एक मुद्दा है। उसके बारे में 2 अंकों में पहले तो दोहरी गणना अर्थात क्या, कि किसी भी उत्पादन या तो उपयोग की वस्तु की 1 से अधिक बार गणना करना अर्थात दोहरी गणना। किसी भी उत्पादन की वस्तु की 1 से अधिक बार गणना करना अर्थात दोहरी गणना। दूसरा मुद्दा, किसे कहते हैं दोहरी गणना का उदाहरण दो। तो जैसे मानो कि जीन्स के पैंट की भी गणना करो और जीन्स के पैंट के अंतर्गत लगा हुआ कपड़ा, मजूरी, जो धागा है, उसके अंतर्गत जो लगा है समय, उन सभी की भी गणना करो तो पैंट की दुगनी गणना हो जाएगी। अर्थात अंतरिम वस्तु की ही गणना होती है। दोहरी गणना को क्या करना चाहिए, टालना चाहिए। अर्थात एक बार खरीदी गई वस्तु को अगर दोबारा बेचा जाए तो उसकी दोबारा बेची गई वस्तु की गणना की जाती नहीं है। परिभाषा और उदाहरण के बाद राष्ट्रीय आय की उत्पादन पद्धति मापने की जो विशेषता है कि हमें दोहरी गणना को क्या करना चाहिए, टालना चाहिए। राष्ट्रीय आय और उत्पादन की गणना में दोहरी गणना को दूर करके राष्ट्रीय उत्पाद गिना जाता है। जब राष्ट्रीय उत्पाद, परिभाषा आप लोगों को किताब में भी दी है कि जब राष्ट्रीय उत्पादन में किसी एक वस्तु का मूल्य 1 से अधिक बार गिना जाए तो उसे दोहरी गणना कहते हैं। दोहरी गणना से क्या नुकसान होगा, दोहरी गणना से राष्ट्रीय आय का कृत्रिम रूप से अधिक आएगी, अर्थात राष्ट्रीय आय का माप सही ढंग से आएगा नहीं। परिभाषा, उदाहरण, दोहरी गणना टालनी चाहिए। चौथा मुद्दा, क्यों टालनी चाहिए, क्योंकि दोहरी गणना करने से राष्ट्रीय आय का सही माप हम प्राप्त नहीं कर सकते। उत्पादन की रीति से
राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय दोहरी गणना से बचना चाहिए, क्योंकि यदि राष्ट्रीय उत्पादन खर्च दौरान उत्पन्न हुए लोहे का मूल्य और उसमें से बने हुए यंत्रों का मूल्य, दोनों वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य, ध्यान दीजिएगा किताब में लोहे का उदाहरण दिया है, मैंने आपको जीन्स के पैंट का उदाहरण दिया। आप कोई सा भी उदाहरण लिखो, इन शॉर्ट कोई भी वस्तु का उत्पादन हो जाए उसके बाद एक बार उसकी गणना कर लेते हो, उसके बाद उस वस्तु के अंतर्गत लगे हुए सामान की गणना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि यंत्रों के मूल्यों में लोहे के मूल्य समाया हुआ है। इसलिए यदि लोहे के मूल्यों को भी गिनेंगे और यंत्रों के भी मूल्यों को गिनेंगे तो गणना दोबार हो जाएगी। और ऐसे दोहरी गणना को दूर करने के कितने उपाय? 2 उपाय। 4 मुद्दे ऊपर के बने, अब उसको दूर करने के उपाय। कितने उपाय? तो पहला उपाय आप लोगों के सामने लिखा है कि सिर्फ अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही गिना जाना चाहिए। अंतरिम वस्तु अर्थात क्या? तो कि जीन्स का पैंट है वो अंतरिम वस्तु है, फाफड़ा वो अंतिम वस्तु है, लोहे के अंतर्गत से बना हुआ यंत्र वो अंतरिम वस्तु है। लेकिन अगर उसमें लगे हुए सामान की गणना करोगे तो गणना दुगनी हो जाएगी। इस पद्धति में अर्धनिर्मित या तो मध्यमवर्ती वस्तुओं का मूल्य गिनने के बदले सिर्फ तैयार वस्तु जिसमें लोहे के मूल्य को समाया हुआ है उसके, मतलब लोहे का उदाहरण लिखना जरूरी नहीं है, तैयार वस्तु की ही गणना होती है। इन शॉर्ट सिर्फ उपयोग की जो अंतिम वस्तु है उसके मूल्य को ही गिना जाता है। इससे लाभ क्या होगा? इससे दोहरी गणना से हम बच सकेंगे और समस्या का निर्माण नहीं होगा। नंबर 2, मूल्य वृद्धि पद्धति। सिर्फ अंतिम वस्तुओं के मूल्य को गिना जाए। दूसरा, मूल्य वृद्धि पद्धति। तो मूल्य वृद्धि पद्धति थोड़ी प्रैक्टिकल पद्धति है कि उत्पादन की प्रक्रिया में जब वस्तु एक चरण से दूसरे चरण में जाती है तो उसका मौद्रिक मूल्य बढ़ जाता है। हम इससे बड़े मूल्य को अलग करके उसका जोड़ किया जाए और राष्ट्रीय की गणना की जाए तो दोहरी गणना नहीं होगी। कैसे सर? उदाहरण बताओ। तो देखो, आप लोगों को एक उदाहरण मस्त वहाँ पर किताब में दिया हुआ है कि पहले रुई बनती है, फिर धागा बनता है, फिर कपड़ा बनता है वगैरह। तो मानो कि रुई जब बेची गई तो 100 रुपये, धागा का उपयोग उसमें हुआ तो 200 रुपये, और कपड़ा बना तो 280, और बाकी का जो खर्च वगैरह जोड़ा गया। तो देखो, पहले रुई का विक्रय 100 रुपये में हुआ और उस समय साधन खर्च 0 था और 100 रुपये रुई का मूल्य होगा। फिर धागा 200 में, साधन खर्च 100 और 100 को घटा दिया तो 100, वापस 280 में से 200 तो 80। इस प्रकार कुल मूल्य 580 होता है, जिनमें से साधन का खर्च घटा दिया जाए तो 300। इस प्रकार मूल्य वृद्धि कितनी हुई? 280। नीचे उदाहरण को समझा कर भी दिया है कि एक कारखाने में 100 की रुई लाई गई, उसमें 200 रुपये का धागा बने, फिर 200 के धागे में से 280 का कपड़ा बने। तो राष्ट्रीय उत्पादन में 100 प्लस 200 प्लस 280, 580 रुपये का मौद्रिक मूल्य गिना जाए तो दोहरी गणना होगी। लेकिन रुई और धागे का मूल्य कपड़े में समाया हुआ है, जिससे रुई का मूल्य 3 बार गिना जाता है। यह दोहरी गणना है। परंतु यदि 100 रुपये की रुई प्लस 100 रुपये का धागा और 80 रुपये का कपड़ा, लास्ट का जो मूल्य है उसको देखा जाए तो 280 रुपये का मूल्य ही मतलब गिना जाएगा, जिससे दोहरी गणना होगी नहीं। इस प्रकार लास्ट में कॉलम को आपको ध्यान में रखना है कि रुई 100 रुपये, धागा भी 100 रुपये, कपड़ा 80 रुपये की मजदूरी लगी और उसका टोटल खर्च हुआ 280 रुपये। इस तरह से आप लोग दोहरी गणना से सरलता से बच सकते हैं। इस प्रकार आपका जो टॉपिक है दोहरी गणना का, इस प्रकार से आप लोगों को ये टॉपिक पूरा करना रहेगा। इस प्रकार हमने जो उत्पादन पद्धति की शुरुआत की थी वो उत्पादन के अंतर्गत 12-13 मुद्दे हैं। दोहरी गणना एक अलग से 2 अंकों का या तो 3 अंकों का टॉपिक बने तो उसको भी आपको अलग से बता दिया। फिर भी आपको जब भी परीक्षा में ये बड़ा सवाल पूछा जाए तो आपको कम से कम 7 से 8 मुद्दे इसके अंतर्गत लिखने का प्रयत्न करना रहेगा। अंत तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर पर फ़ोन करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।